हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपसे कई बार कहा कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम चैप्टर में प्रवेश करने के पहले उसके थीम को समझें। अगर हम चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं तो मैंने ये भी आपसे बताया कि फिर हमको किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लाइक दिस, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे सही जोड़े, चाहे रिक्त स्थान के, चाहे सत्य सत्य के, या कि हल करना। इसलिए मैं आपका सिलेबस पूरा करने के बाद, 10वीं की गणित पूरा करने के बाद ये रिवीजन के कुछ वीडियो लेकर आया हूं कि आप एक नज़र में उस चैप्टर की थीम को समझो। तो आज हम पहुंच गए हैं तीसरे चैप्टर में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको 10 मिनट के अंदर आप पूरी थीम समझे, इसके बाद आप अपने सवाल लगाएं। ध्यान दें कि इन्हीं से रिलेटेड मैंने देखा है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे सही जोड़े हो, चाहे सत्य सत्य हो, आपके इन्हीं थीम से रिलेटेड आते हैं। फिर इन्हीं थीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। तब अगर आप इसको समझते हो तो समझ जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता। ध्यान दें, दो चर कौन है? एक्स वाई, ये दो चर है, ठीक है, वाले रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण किसे कहा गया? ऐसे समीकरण जो ग्राफ में एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं, वो रैखिक समीकरण, ठीक है। ग्राफ एक्स वाई लेकर के जब हम उसको ग्राफ में रखते हैं तो ग्राफ में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। अब देखो, ऐसे भी प्रश्न बन जाएंगे। कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि रैखिक समीकरण वह समीकरण है जो ग्राफ में रिक्त स्थान प्रदर्शित करता है, तो ग्राफ में एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। दो चर, तो दो चर कौन? एक्स वाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों कहा? क्योंकि ये समीकरण ग्राफ में एक रेखा प्रदर्शित करेगा। मानक रूप माने इसी रूप के सारे रैखिक समीकरण कौन? दो चर वाले होते हैं। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, ये सी अचर राशि है, और ये ए बी भी वास्तविक संख्याएं हैं। ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है। इतनी बात, ये समीकरण है क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं। समीकरण सर्व समीका क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है, आप उसे देखेंगे तो समझें, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा, तो ये दो चर वाले दो ठे समीकरण है, यानी कि समीकरण का ये जोड़ा है, इसलिए इसे कहा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा, दो ठे, ठीक है। चूंकि ये दो हैं तो इसी आधार पर पहले वाले के a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरे समीकरण को कहेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ये मानक रूप। ध्यान देंगे, पहले समीकरण के x के गुणांक को a1, पहले समीकरण के y के गुणांक को b1 और अचर राशि को c1 कहते हैं, राइट। तो ये समीकरण युग्म के मानक रूप हो गए। एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण ये समझ लें, ज्यादातर बच्चे ये गलत करते हैं, आप इसको फिर से देख लें। जैसे लिखा है x धन 3y बराबर 6, यहाँ एक चीज आप समझ लें, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। इस 6 को हमने इधर पक्षांतर कर लिया, ये ऋण में हो गया। अब देखें, अगर ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण
ये दो समीकरण मैं आपको गुणांक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो x का यहाँ गुणांक 1 है, ध्यान दीजिए, मिस्टेक नहीं करिएगा। जहां x या y अकेला लिखा है उसका गुणांक 1 कहलाता है। तो ये पहले समीकरण के x के गुणांक को a1, यानी यहाँ a1 1 है, b1 3 है, c1 -6 है, a2 2 है, b2 -2 है। y अकेला है इसलिए इसका गुणांक 1 है, इधर ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ आपको बता दूं, समझिएगा, दो समीकरण है तो यहाँ ये a1 है 1, b1 है 3 और c1 है ऋण 6, a2 है 2, b2 है आपका -1 और c2 है आपका -5। यहाँ ये जरूर मिस्टेक करते हैं ज्यादा बच्चे कि अगर पहले समीकरण में x या y अकेला लिखा है तो वो इसको लिख देते हैं a1 के स्थान पर, जबकि पहले समीकरण के x के गुणांक को a1 कहते हैं। x अकेला लिखा इसका मतलब इसका गुणांक 1। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये और ये समीकरण युग्म के मानक रूप है, ये आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटे यहां लिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म को दो विधियों से हल किया जा सकता है। आपके पुस्तक में लिखा है ये ग्राफी विधि, दूसरा ये बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि, ये सारे नाम याद होने चाहिए। बीजगणितीय विधि जो 3 थी उसका नाम था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। यद्यपि आपके सिलेबस में वज्र गुणन विधि नहीं है, लेकिन ये बीजगणितीय विधि है समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए चौथा, रैखिक समीकरण युग्म के चर के गुणांक तथा अचर पदों के अनुपातों की तुलना से निम्न स्थितियां बनती। अब अगर आप इसको वीडियो रोक कर लिखिएगा तो मैं ऊपर थोड़ा मिटाऊंगा, फिर इन बातों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ऊपर आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। अब फिर नीचे की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको समझाता हूं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के चर के गुणांक तथा अचर पद। चर के गुणांक क्या? समीकरण दो तरह के, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण युग्म हैं। ठीक है, इनके जो गुणांक हैं, पहले समीकरण के x का गुणांक a1 है, y का b1, ये अचर पद है। इनके गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के अनुपात की तुलना से कई स्थितियां निर्मित होती हैं, जिसको आप पढ़े होंगे। पहला, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो यह रैखिक समीकरण युग्म। अगर किसी समीकरण में a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो यह रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब ये समीकरण निकाय संगत होगा और प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा ग्राफ में। इस प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा। कब? अगर समीकरण निकाय में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, ये ध्यान रखिएगा, तब उसका एक अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में तीन चीज है। पहला,
अगर A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के तो वो समीकरण निकाय संगत होगा। संगत शब्द ध्यान रखना है। दूसरा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा ग्राफ में, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और तीसरा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब ये चीजें याद रखने लायक हैं, ये याद रहेगा तब आपसे अब किसी प्रकार का चाहे सत्य असत पूछा जाए, चाहे सही जोड़ा पूछा जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक पूछा जाए, आप लगा लेंगे। पहली कंडीशन क्या, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तब समीकरण युग्म संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा और उसका एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तब समीकरण युग्म असंगत होगा। वो ये समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा और उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये, समांतर रेखा असंगत, कोई हल नहीं। कब, जब ये कंडीशन होगी, हमको याद रखना है, जब तीनों अनुपात बराबर होंगे, A1 अपान A2, B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब ये आश्रित संगत होगा। संगत माने उसके हल होंगे, लेकिन डिपेंडेंट आश्रित यानी अनंततः अनेक हल होंगे। अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तब वह आश्रित संगत होगा, संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा, मतलब एक के ऊपर एक। तो चूंकि संपाती रेखा ईच प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तब उसके अनंततः अनेक हल होंगे। तो हमें ये तीन चीज ध्यान रखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये, उनके मानक रूप ध्यान रखना है और ये तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। तो इतने ही समय में आप देखें, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण ये टॉपिक इस सिद्धांत में पूरा हो गया। पहला क्या, अगर A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो ये रैखिक समीकरण युग संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ में प्रदर्शित करेगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरे में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तब ये असंगत होगा, समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा ग्राफ में, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो आश्रित संगत होगा, संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा ग्राफ में और अनंततः अनेक हल होंगे। इस तरह से ये तीन चीज महत्वपूर्ण। इसके आगे हम बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ सत्य असत्य, जिससे आपको बहुत बातें स्पष्ट हो जाए। तो बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर की थीम समझ ली है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें हमने शुरू में ये तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8 ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है और फिर 9, 10, 11, 12 ये सत्य असत्य है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। अब इसका हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा कि अनंततः अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। ऐसा आपके ऑप्शन में दिया है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल, दो हल। ठीक है। तो अगर आपने समझा है कि अद्वितीय हल कब होता है, तो उसके गुणांकों के अनुपात की तुलना करके हम समझते हैं। तो देखें, पहला समीकरण है x धन 2y धन 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है ऋण 3x ऋण 6y
धन 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है भाई। तो इसमें हम चर के गुणांकों और अचर पद के इनकी अनुपातों की तुलना करते हैं। तो a1 यहाँ x अकेला है तो a1 1 है और a2 -3 है, फिर कॉमा कर लेते हैं, फिर 2 है b1 -6 है b2 और फिर 5 है c1 और 1 है c2। अब देखें 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कुल मिला के 1/3 बराबर है 1/3 के, और ये बराबर नहीं है 5/1 के। तो हमको मिला क्या, a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो ये प्रतिबंध किसके लिए है, यदि किसी समीकरण निकाय में, आपने पढ़ा अभी चैप्टर के थीम में, यदि किसी समीकरण निकाय में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो समांतर रेखा प्रदर्शित करता है और उसके कोई हल नहीं होते। ये हो गया खा नंबर ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, अब इन्हीं प्रश्न को चाहे जैसे घुमा के पूछ ले आप लगा सकते। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 कहता है यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। संगत के लिए मैंने बताया कि जब प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करे या कि संपाती रेखा प्रदर्शित करे, दोनों स्थितियों में संगत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ग सही है। क्या, प्रतिच्छेदी या संपाती। संगत, कोई समीकरण निकाय संगत कब होता है, जब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करे या कि संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और संपाती रेखा क्या, जब तीनों अनुपात बराबर हो। तो इसका ऑप्शन सही होगा कौन, गा। ठीक है, अब देखें प्रश्न 3, समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर 7 के होंगे। ठीक है, एक हल होंगे, दो हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। अब देखो समीकरण युग्म y बराबर 0, अगर इस तरह से हम इसको बनाएं, ऐसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो अब y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो यही होगा। ठीक है, यानी कि ये x लाइन जो है ये y बराबर 0 कहलाती है। x y बराबर 0 का ग्राफ लाइन क्या है, x एक्सिस। x एक्सिस का प्रत्येक बिंदु y बराबर 0 होगा। ठीक है, और y बराबर 7, तो यहाँ कहाँ होगा, ऊपर, ये धनात्मक y का लिखते हैं, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो कहने का मतलब ये पैरेलल लाइन बनी, तो कोई हल नहीं होगा। y बराबर 0 और y बराबर 7 के होंगे, कोई हल नहीं होंगे भाई, कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये रेखा में, वो ग्राफ में समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई। इस तरह से अब आप देख लें रिक्त स्थान की पूर्ति के 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। एक रेख ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है, समीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, वो समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ रैखिक शब्द होगा, अगर आप बात समझ गए। ठीक है, रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है, का आलेख एक सरल रेखा, सरल रेखा है, सरल यहाँ पर शब्द होगा, सरल रेखा। ठीक है, x एवं y का मान
युग्म एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, समीकरण का यहाँ खाली स्थान है, हल कहलाता है। ये समीकरण का हल कहलाता है भाई। कैसे? अगर कोई समीकरण है x धन 2y बराबर 5 और x y का युग्म दिया है 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 रखें तो ये समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा। इसलिए ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 ये समीकरण को संतुष्ट करता है, ये इसलिए इस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, x के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 2 रखें, 2 दूनी 4 1 5, इधर भी 5 है, तो ये समीकरण को बैलेंस कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए ये बिंदु, ये निर्देशांक यानी x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। वही इस प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है। ठीक है, 7 नंबर, जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल होता है तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल होता है तो अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखा है, a1/2 बराबर नहीं है b1/b2, तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय कहलाता है। ठीक है, समीकरण प्रश्न क्रमांक 8, समीकरण x धन y बराबर 8 में यदि x 3 है, x यदि 3 है, ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतर कर दें तो y 5 होगा। देखो ये कभी प्रश्न आया था 2023 या 22 में, लगभग इसमें प्रश्न आए हुए। तो ये सरल कितना है, इसको चूक जाए तो कितनी बड़ी दुख की बात है। x धन y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तब y बराबर 5 होगा। यहाँ खाली स्थान था, 5 लिख देना। ठीक है, अब ये 4 प्रश्न आपको हमने दिए हैं सत्य सत्य। देख लें, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 2 होगा। ये सत्य है, अभी मैंने समझाया, ये सत्य है। ठीक है, ये अगर x बराबर 1 है इस समीकरण में, देख लें x धन 2y बराबर 5 है, इस समीकरण में अगर x बराबर 1 है तो 1 उधर चला गया तो 5 में 1 गए 4, तो y बराबर 4/2, तो y बराबर 2 होगा, मतलब सत्य है। 10 नंबर, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। असत्य है, वर्ग समीकरण का आलेख सरल रेखा नहीं होता। वर्ग समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का होता है सरल रेखा। समीकरण युग्म x बराबर a y बराबर b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, x बराबर a ये एक समीकरण है, y बराबर b ये एक समीकरण है। तो क्या ये समीकरण समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं? नहीं, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। कैसे भाई? ये मान लो आपका ये x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो अब x बराबर a, तो x बराबर a मान लो x कहीं a यहाँ है या कहीं है तो इसकी लाइन ऐसे बनेगी, और y बराबर b इसमें कहीं है तो इसकी लाइन ऐसे बनेगी। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये असत्य है। लास्ट क्या है? y बराबर 0 की रेखा x अक्ष है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? y बराबर 0 की रेखा x अक्ष है, यानी कि मैंने आपको समझाया x अक्ष के प्रत्येक बिंदु का y 0 है, तो यही x अक्ष लाइन y बराबर 0 समीकरण की रेखा है। y बराबर 0 समझिएगा, यहाँ प्रत्येक बिंदु में चूंकि इधर जा नहीं रहा, ऐसे चल रहा है तो x का मान होगा, y 0 होगी। तो ये जो x अक्ष है ये y बराबर 0 की रेखा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी छोटी मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 12 नंबर, तो ये भी
सत्य है, क्योंकि y बराबर 0 x अक्ष की रेखा ही होती है। तो आज बस इतना ही। मैंने ऑब्जेक्टिव इसलिए आपको दिया, ये रिक्त स्थान इसलिए दिया बच्चों कि आपको समझ में आए कि अगर आपने चैप्टर की थीम को, सिद्धांत को, उसके फार्मूले को आपने समझ लिया है तो फिर आपसे प्रश्न बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, उसके थीम को रटना है, उसके थीम को समझना है, रटना भी नहीं। तो आज बस इतना ही। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो प्लीज इसे अपने मित्रों को शेयर करिए और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।